गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। राइट डाउन द हेडिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी। हाँ, उसी का बेस है ना, पहले बेस तो क्लियर करें। स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी हेडिंग डालो। ठीक है, आपने क्या लिया, लेट से आपने निकोल प्रिज्म ले लिया। ठीक है, और निकोल प्रिज्म से आपने वाइट लाइट पास कराई। वाइट लाइट तो समझते हो ना, जिसमें 7 डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है जी, आपने वाइट लाइट पास कराई जिसमें 7 डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही ये वाइट लाइट निकोल प्रिज्म से पास करेगी, ये वाइट लाइट अपने डिफरेंट 7 कंपोनेंट्स में सेपरेट कर जाएगा। ठीक है जी। कितना डार्क चल रहा है। थोड़ा और नीचे ड्रॉप करता हूँ। ठीक है जी। पी वाई, स्पेक्ट्रोस्कोपी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आप इन फ्यूचर गलती से केमिस्ट्री ऑप्ट कर लेते हो तो ये एक इतना बढ़िया टॉपिक है, इतना वास्ट टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ने को मिलेगा, फिजिकल केमिस्ट्री में भी पढ़ने को मिलेगा। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने में मिलेगा, फिजिकल केमिस्ट्री में भी पढ़ने को मिलेगा। आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ कि स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये तो चलो टेक्निकल चीज़ें हैं, मैंने क्या करा अभी तो बेस ही क्रिएट करा है कि वाइट लाइट ली, वाइट लाइट को पास करा आपने कहाँ से, निकोल प्रिज्म से। वाइट लाइट अपने 7 डिफरेंट कंपोनेंट में सेपरेट हो गई। ठीक है, वाइट लाइट कहाँ से आई ये अभी डिस्कस नहीं करा है मैंने। वाइट लाइट का सोर्स अभी मैंने डिस्कस नहीं करा है। अभी मैंने सिर्फ इतना बोला है, वाइट लाइट ली, वाइट लाइट को आपने निकोल प्रिज्म में पास करा और वाइट लाइट अपने 7 डिफरेंट कंपोनेंट्स में सेपरेट करके, जिसको हम लोग विबग्योर बोलते हैं। अब आपको सिंपल शब्दों में बताता हूं स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है। आपने मूवीज देखी होगी कभी ना कभी, उसके अंदर एलियन कभी लैंड करता है, यूएफओ लैंड करता है, या किसी दूसरे प्लैनेट में वो खुद चले जाते हैं, है ना। तो सैंपल कलेक्ट कर रहे होते हैं जमीन से, सॉइल सैंपल कलेक्ट कर रहे होते हैं। ये मूवी में कभी देखा है यार? ऐसा कैसे हो सकता है? आपने कोई तो मूवी देखी होगी, डीसी की देखी होगी, मार्वल की देखी होगी, हैं? हाँ, आपने देखा होगा ना, सॉइल सैंपल कलेक्ट कर रहे होते हैं, तभी तो वो आइडेंटिफाई करेंगे कि उसके अंदर, सॉइल के अंदर ऐसा क्या है भाई, अपनी सॉइल में जो नहीं है, सामने वाले प्लैनेट के सॉइल में क्या है ऐसा। आपने लेट से अननोन, सब कुछ छोड़ो, चलो आप गए स्पेसशिप लेके निकल गए, अननोन प्लैनेट पे लैंड कर गए, अपनी गैलेक्सी से बाहर निकल गए, मिल्की वे गैलेक्सी से किसी दूसरी गैलेक्सी में चले गए प्लैनेट पे लैंड करे, वहाँ से आपने कुछ, आपको सॉइल जैसा लगा, सॉइल नहीं कह सकते उसको अब कैसे कह सकते हो सॉइल? एक बात बताओ, हर लाल कलर का लिक्विड क्या खून होता है? नहीं ना। तो हर मिट्टी जैसी दिखने वाली चीज़ क्या सॉइल ही होगी? नहीं ना, तो वो सॉइल है नहीं। आपने कोई सैंपल कलेक्ट कर लिया, पाउडर लाइक सैंपल है वो। अब आप उसको आइडेंटिफाई करना चाहते हो, उस सॉइल मतलब सॉरी उस मटेरियल के अंदर क्या है। हमें नहीं पता ना उसमें कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, हमें नहीं पता उसके अंदर कौन से कंपाउंड प्रेजेंट है, हमें नहीं पता जो भी उसके अंदर कंपाउंड है उसका क्या स्ट्रक्चर है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है? स्पेक्ट्रोस्कोपी से। बड़े सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया। मास भी निकल जाता है। ठीक है, देखो अगर कोई कंपाउंड अननोन है हमारे पास, जिसका डेटा हमारे पास है ही नहीं, वो हमारे लिए डिस्कवरी हो जाएगी। सभी कंपाउंड्स का डेटा, ठीक है, सभी एलिमेंट्स का डेटा ऑलरेडी हमारे पास रिकॉर्डेड है। ठीक है, तो मान लो
आपके पास अननोन जो सैंपल था मेरे पास उसमें सल्फर है, आपने उसको एनालाइज करा और सल्फर निकल आया, कैसे पता लगा? हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो आंसर कर देगा, ठीक है ना, कि हाँ जी सल्फर है। मान लो कोई नया एलिमेंट आ गया जिसका डेटा मेरे पास रिकॉर्डेड ही नहीं है, तो वो डिस्कवरी हुई ना, फिर उस पर फर्दर स्टडी की जाती है, ठीक है ना। तो किसी कंपाउंड के अंदर, सॉरी किसी सैंपल के अंदर कोई अननोन एलिमेंट प्रेजेंट हो, हमारे लिए अननोन है, ठीक है, देख के तो नहीं पता लगा सकते ना कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट है, देख के तो नहीं पता लगा सकते ना कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप कहाँ से एक्सट्रैक्ट करोगे, किसकी हेल्प से आइडेंटिफाई करोगे? स्पेक्ट्रोस्कोपी से। बड़े सिंपल शब्दों में बता दिया मैंने आपको। इससे आपका मास भी निकल जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकल जाएगा, स्ट्रक्चर भी निकल जाएगा, सब कुछ निकल जाता है, सब कुछ, ठीक है जी। अब आते हैं वापस यहां पर, ठीक है जी। आपने क्या करा? व्हाइट लाइट ली, व्हाइट लाइट को आपने निकोल प्रिज्म से पास कराया, ठीक है। ये जो आपका निकोल प्रिज्म है ये क्या करेगा? व्हाइट लाइट को 7 डिफरेंट कंपोनेंट्स में सेपरेट कर देगा, जिसे हम बोलते हैं विबग्योर, इसे ही बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसे ही बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर आप इस स्प्लिटिंग को लाइव ऑब्जर्व कर रहे हो, इस वाली स्प्लिटिंग को, ये जो व्हाइट लाइट आपके स्प्लिट कर रही है इनटू 7 डिफरेंट कंपोनेंट्स, इस स्प्लिटिंग को आप लाइव ऑब्जर्व कर रहे हो, देख रहे हो, लिटरली देख रहे हो, तो पूरे सेटअप को आप लोग बोलोगे स्पेक्ट्रोस्कोप, पूरे सेटअप को, ठीक है जी। और दूसरा तरीका क्या है कि इसको प्रिंट कर लो, प्रिंट कर लो, किसी पेपर पे देख लो, है ना, किसी फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर देख लो, तो उसे हम उस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है जी। 2 चीजें क्लियर हो गई, स्पेक्ट्रम बताया मैंने, स्पेक्ट्रोस्कोप बताया मैंने, ठीक है जी। चलो लिखो एन इंस्ट्रूमेंट, हाँ पहले बना लो। हाँ जी, ठीक है जी। मैं क्या बोल रहा था, इस स्प्लिटिंग को अगर आप लाइव ऑब्जर्व करते हो तो पूरे सेटअप को आप लोग बोलोगे स्पेक्ट्रोस्कोप, ठीक है जी। और अगर आप इस स्प्लिटिंग को प्रिंटेड फॉर्म में देखते हो, मतलब आपने पहले स्प्लिट करवा दी व्हाइट लाइट को, फिर उसको प्रिंट करवा दिया, जिसके ऊपर आप प्रिंट कराओगे उस प्रिंटेड फॉर्म को हम बोलेंगे स्पेक्ट्रम, और पूरा सेटअप पूरा सेटअप अब आपका क्या कहलाएगा? स्पेक्ट्रोग्राफ। प्रिंट हो जाता है मैडम, ये ऐसे ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आपका ये सारे पैटर्न प्रिंट हो जाते हैं, ठीक है जी, हो जाता है। ये जितना पढ़ने में इजी है उसको करने बैठेंगे तो कॉम्प्लेक्स होती है चीज़ें, ठीक है ना। हम जैसे ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर भी आप लोगों ने देखा होगा, 10th के अंदर देखा होगा इसको, उसमें थर्माइट रिएक्शन में आपको बताता हूँ। थर्माइट रिएक्शन के अंदर आप लोगों ने क्या पढ़ा था? आयरन को उठा के डालते थे किसके अंदर? Al2O3 के अंदर, सॉरी उल्टा बोल दिया, Fe2O3 के अंदर डालते थे एल्यूमिनियम को उठाकर, है ना। और बाद में उन दोनों में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती थी और आपका क्या प्रोड्यूस होता था? आयरन प्रोड्यूस हो जाता था। ये दिखने में बड़ा सिंपल लगा, और ये भी आपको लिखवा रखा था कि ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऐसा ही कुछ लिखवाया था। जब उस रिएक्शन करते हैं ना तो भयंकर किस्म की हीट निकलती है। आपने कभी इन रिएक्शंस को सर्च करा यूट्यूब पे? बंदे ग्राउंड में कर रहे हैं, रख के रिएक्शन मिक्सचर रख के भाग गए और पूरा छेद हो गया कंटेनर के अंदर, इतनी हीट रिलीज होती है। तो सुनने में तो मैंने कितना बड़ा सिंपल सा लगा, सर बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक का बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है, इतनी हीट रिलीज होती है कि आयरन भी आपका मोल्टन फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। जब आप उसको करने बैठोगे ना तो आपको खुले में करना पड़ेगा, लैब में करोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि लैब में और भी केमिकल्स होते हैं, कहीं आग निकले, कोई एक आधा स्पार्क निकले, केमिकल की तरफ चला गया और आपका सोडियम वोडियम पड़ाओ वहाँ पे, तो जी हो गया, टाटा बाय बाय, ख़त्म, है ना। तो उसको ओपन इन्वायरमेंट में उन लोगों ने करा था, और पूरे लैब कोट्स वगैरह, गॉगल्स वगैरह पहन के खड़े में डाला, भाग गए। सच्ची में यही है, मैंने यूट्यूब पे सर्च करा था, तो पूरा एक कंटेनर एल्यूमिनियम फॉइल से रैप्ड था, स्टैंड लगा हुआ था, ग्राउंड था, घर सब दूर थे, उन्होंने बस रिएक्शन मिक्सचर रेडी कर रखा था, थोड़ा सा एक ड्रॉप डाला सल्फर, वो भाग गए। और भागने के बाद इतनी ज़्यादा हीट रिलीज़ हो रही है, इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो रही है, लिटरली कंटेनर के अंदर छेद हो गया। तो कहने में बड़ा सिंपल था, ये थर्माइट रिएक्शन करने बैठे तो बड़ा ड्रास्टिक निकला। तो ये भी बड़े पढ़ने में बड़ा सिंपल सा है। वाइट लाइट ली, वाइट लाइट को आपने निकोल प्रिज्म से पास करा, वाइट लाइट अपने ही 7 डिफरेंट कंपोनेंट के अंदर सेपरेट हो गई। अगर आप इस पूरे फिनोमिना को लाइव ऑब्जर्व कर रहे हो तो स्पेक्ट्रोस्कोप,
ठीक है जी, और प्रिंटेड फॉर्म में देख रहे हो तो स्पेक्ट्रोग्राम हो जाता है, ठीक है जी। और द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद दिस काइंड ऑफ स्टडीज नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोपी। हाँ जी, निकोल प्रिज्म। ठीक है, अब सोर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। वाइट लाइट कहां से आ रही है, कैसे आ रही है, उसके बारे में बात करनी। तो पहले आप लिख लो, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू सेपरेट रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू सेपरेट रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। An instrument used to separate radiations of different wavelength or frequency is known as spectroscope. Is known as spectroscope. Is known as spectroscope. The pattern or photograph. The pattern or photograph of the emergent radiation. The pattern or photograph of the emergent radiation recorded on a film. The pattern और photograph of the emergent radiation, इस रेडिएशन की बात हो रही है, emergent radiation recorded on a film और screen is called spectrogram. Is called spectrogram और स्पेक्ट्रम ऑफ द गिवन रेडिएशन। ठीक है जी, तो एक जनरल सा आइडिया लग चुका है आप लोगों को कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। द पैटर्न और फोटोग्राफ ऑफ द इमर्जेंट रेडिएशन रिकॉर्डेड ऑन अ फिल्म और स्क्रीन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोग्राम और स्पेक्ट्रम ऑफ द गिवन रेडिएशन। नेक्स्ट लाइन से लिखो, द ब्रांच ऑफ साइंस dealing with spectrum is known as spectroscopy। ठीक है ना, जो साइंस की ब्रांच है जो इससे डील करता है उसे हम स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। नेक्स्ट लाइन से हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा। चार पढ़ने बेसिकली, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एमिशन स्पेक्ट्रा, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रा। टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा, उसके नीचे लिख लो बेस्ड ऑन ओरिजिन, जो फर्दर दो टाइप्स के हैं। पहले लिखो टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा, उस पर नंबर 1 लिख लो। अभी हेडिंग्स लिखवा रहा हूं। बेस्ड ऑन ओरिजिन, जो फर्दर दो टाइप्स के हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और दूसरा लिखो बेस्ड ऑन नेचर, जिसके अंदर में पढ़ना है कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस। बेस्ड ऑन ओरिजिन, जिसमें हमें डिस्कस करना है एमिशन और एब्जॉर्प्शन। फिर क्या लिखवाया, बेस्ड ऑन नेचर, जिसमें हमें डिस्कस करना है लाइन
क्या लिखवाया आपको? कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस लिखवा दिया। कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस, और डिसकॉन्टिन्यूस के अंदर भी हमें क्या डिस्कस करना है? सिर्फ एक ही डिस्कस करना है, लाइन। कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा, डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा, डिसकॉन्टिन्यूस के अंदर लाइन स्पेक्ट्रा डिस्कस करना है। तो अब आप हेडिंग बना लो एमिशन स्पेक्ट्रा, नाम से ही समझ में आ रहा होगा। मैंने क्या बोला था? इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर ये जो अभी आपको टेक्निक समझाई, वाइट लाइट के सोर्स के बारे में बात नहीं करी ना। अगर वाइट लाइट आपकी किसी सोर्स से एमिट हो रही है, जैसे कि वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो सकता है, वो जो आपने ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट करा था, डिस्चार्ज ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट करा था, वहां पे क्या आप लोगों ने डिस्कस करा था? प्रेशर काफी ज्यादा लो रखा हुआ था। उस केस में लाइट नहीं एमिट होती है, करंट जरूर प्रोड्यूस हो रहा था, मतलब रेडिएशन जरूर प्रोड्यूस हो रही थी। वो कैथोड रे प्रोड्यूस हो रहा था, एनोड रे प्रोड्यूस हो रहा था। थोड़ा सा प्रेशर आप बढ़ा दोगे ना तो लाइट भी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो आपने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ली, उसमें अपना पोटेंशियल अप्लाई करा, वहां से लाइट निकली, उस लाइट को आप पास करा दो यहां से। भाई हमें तो ऐसा केस देखना है जहां से लाइट निकल रही हो, वाइट लाइट निकल रही हो। सन ले लो आप, सन उधर से भी वाइट लाइट आ रही है, दो हो गए। बल्ब ले लो, ठीक है। कोई रॉड ले लो जिसको आप कॉन्टिन्यूसली हीट कर रहे हो, तो रॉड से भी तो लाइट निकलना शुरू हो जाती है, कलर बदलते हैं ना उसके भी। आप आयरन रॉड लो, उसको कॉन्टिन्यूसली हीट करते रहो तो वो अपना कलर येलो रेड बदलना शुरू कर जाता है ना, तो उधर से भी लाइट प्रोड्यूस हो रही होती है। तो आपने क्या करना है, ऐसे सोर्स लेने हैं जिसमें से आपकी क्या प्रोड्यूस हो रही है? व्हाइट लाइट प्रोड्यूस हो रही हो, और उस व्हाइट लाइट को आप पास करा दो निकोल प्रिज्म से। फिर आपके वो 7 डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर क्या हो जाएंगे? स्प्लिट हो जाएंगे। ऐसे स्पेक्ट्रा को बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा। ठीक है ना, लिखो। when radiation emitted from some source, when radiation emitted from some source, that is from sun, अब सोर्सेस का नाम लिखवा रहा हूं, that is from sun, कॉमा bulb, कॉमा passing electric discharge through gas at low pressure। 3 सोर्स लिखवा दिए, सन, बल्ब, passing electric discharge through gas at low pressure। लो प्रेशर जनरली लिखवाया, प्रेशर तो लो ही था, हाई प्रेशर पे तो कंडक्शन होगा नहीं। तो प्रेशर ऐसा होता है, आप जब बुक रीड करेंगे तो वहां पे 3 केसेस लिखे होंगे। पहले नॉर्मली करवाया, डिस्चार्ज ट्यूब ली, 2 प्लेट्स लगा दी, एनोड और कैथोड लगा दी, वहाँ पे गैस इंसर्ट कर दी एट रूम टेम्परेचर एट नॉर्मल एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो उस केस में कंडक्शन नहीं ऑब्जर्व हो रहा था, कैथोड से एनोड नहीं जा रहा था कुछ भी, तो प्रेशर थोड़ा सा घटाया। प्रेशर घटाने से वहाँ से लाइट निकलने लगी, फिर और प्रेशर घटाया तो लाइट निकलना बंद हो गई, मतलब ग्लो होना शुरू हो गया था, वो ग्लो आपका बंद हो गया। फिर सिर्फ रेडिएशन, इनविजिबल रेडिएशन। तो जनरली लिखवा दिया लो प्रेशर, प्रेशर की वैल्यू नहीं बताई मैंने, ठीक है ना। वो 3 केसेस अगर आप बुक गलती से रीड कर लोगे, तीनों केसेस वहाँ लिखे मिलेंगे आपको जो अभी मैंने बताए। अरे रूम टेम्परेचर अलग है, प्रेशर अलग है। एक्सपेरिमेंट तो रूम टेम्परेचर पे कर रहे हो, प्रेशर मैंने ये बोला था हाई प्रेशर मतलब ये वाला प्रेशर जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इस पे कंडक्शन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आप यहाँ से इसे ऑन कर दो तो कुछ लगता थोड़ी ना आपको, करंट नहीं लग रहा ना यहाँ खड़े होके भी, प्रेशर क्योंकि क्या आपका हाई है अभी, मतलब 180 में। अब आप प्रेशर घटाने शुरू करो, तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन नोट डाउन करी थी अलग अलग प्रेशर पे। जब वो घटा रहे, थोड़ा कम करा तो ग्लो लाइट वहाँ पे प्रोड्यूस होना शुरू हो गई। उन्होंने और प्रेशर कम करा तो लाइट जो प्रोड्यूस हो रही थी वो बंद हो गई थी, फिर सिर्फ इनविजिबल रेडिएशन प्रोड्यूस हो रही थी, तब कंडक्शन शुरू हुआ था। तो लो प्रेशर पे आपका कंडक्शन हो रहा है, हाई प्रेशर पे कंडक्शन नहीं हो रहा है, ये पॉइंट बताया मैंने। और एक्सपेरिमेंट तो आप रूम टेम्परेचर पे कर रहे हो। लिखो, when radiation emitted from some source, that is from sun, bulb, passing electric discharge through gas at low pressure, or heating any object at high temperature, etc. is passed through the prism
and received on photographic plate, passed through the prism and received on the photographic plate. Then spectrum obtained. Prism and received on the photographic plate, जिस पे आपका पैटर्न प्रिंट होगा. फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट. Then spectrum obtained is called emission spectrum. It may be continuous and discontinuous. Depending upon nature of source. ठीक है जी, दोबारा सुन लो. एमिशन स्पेक्ट्रा, आप नाम से इसे याद करो, एमिशन वर्ड से याद करो कि वाइट लाइट आपकी किसी सोर्स से प्रोड्यूस हो रही होगी. वहां पे सारे सोर्स नहीं लिखवाए मैंने. वाइट लाइट आपकी किसी सोर्स से प्रोड्यूस हो रही होगी. अब वो सोर्स क्या क्या हो सकता है? सन हो सकता है, बल्ब हो सकता है, डिस्चार्ज ट्यूब में से लाइट निकल रही है, 3 सोर्स हो गए. किसी मटेरियल को हीट कर दो हाई टेम्परेचर, 4 हो गए. घर में भी आपने ये वाला एक्सपेरिमेंट करा होगा जो भी बताने जा रहा हूँ. फ्लेम पे आपने सॉल्ट को स्प्रिंकल करा होगा कभी तो, या गलती से हो गया होगा. किसी से हुआ है? अरे घर पे किचन के अंदर, किचन जाते हो आप तो आज कर लेना, सॉल्ट को फ्लेम पे स्प्रिंकल कभी कर लेते हैं. कभी तो यार एक्सपेरिमेंट करा होगा आपने ऐसा. अरे अनजाने में कर देते हैं कि देखते नहीं है, क्यूरियोसिटी नहीं होती क्या करके देखते क्या होगा. ऐसा कुछ नहीं आता आपके मन में. जैसे आप लोगों को घर में आता होगा ना, रिमोट कंट्रोल को खोलूं इसके अंदर क्या है भाई, है ना. वो जो रिमोट्स होते हैं टीवी के, एसी के, तो पहले क्यूरियोसिटी होती थी खोल के देखो उसके अंदर क्या है. रिमोट कंट्रोल की कार ले लिया आपने, उसके अंदर खोल के देखो क्या है, ऐसी क्यूरियोसिटी नहीं आती है. तो ये भी तो क्यूरियोसिटी का ही पार्ट है कि मैं अंदर किचन में हूँ, चीनी गिर के देखूँ क्या हो जाएगा, नमक गिर के देखूँ क्या हो जाएगा. तो येलो कलर निकला था. अरे वाह, चलो कुछ तो करा. ये तो अंडरस्टूड था, जलती गैस में पानी डालेंगे तो आग तो बुझेगी. तो मैं, चलो सब कुछ छोड़ो, मेन पॉइंट ये बताना चाहता हूँ. अगर आप फ्लेम पर सॉल्ट को स्प्रिंकल करोगे, सॉल्ट का मतलब नमक की बात नहीं कर रहा हूँ, नमक को कॉमन सॉल्ट बोला जाता है. सॉल्ट का मतलब कुछ भी हो सकता है. AlCl3 हो सकता है, ZnCl2 हो सकता है, FeCl3 हो सकता है, एटसेट्रा. अमोनियम एसिटेट, सब कुछ जो कैटायन जो भी पॉसिबल हो सकते हैं सॉल्ट, मैं सब की बात कर रहा हूँ. तो अभी कॉमन वाला एग्जांपल लेते हैं NaCl. आपने NaCl फ्लेम पे कभी स्प्रिंकल करा हो या आज कर लेना, तो येलो कलर जनरेट होता है. अबे 2 मिनट रुक जाओ ना, कंप्लीट करने दो. ठीक है, NaCl लिया आपने, फ्लेम पे डाला, येलो कलर जनरेट हुआ, लाइट तो एमिट हुई ना, येलो कलर की लाइट एमिट हुई. उस लाइट को भी आप यहां से पास करवा सकते हो. तो मैडम येलो का मतलब मैंने ये तो नहीं बताया ना उसमें कितनी वेवलेंथ है. मैंने आपको डेफिनेशन क्या लिखवाई है कि आप रेडिएशंस को सेपरेट करते हो उसकी वेवलेंथ के बेसिस पे, उसकी फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे. अगर आप वेवलेंथ के बेसिस पे सेपरेट कर दोगे तो ऑटोमेटिकली वो फ्रीक्वेंसी की बेसिस पे भी सेपरेट हो जाएगी, है ना. तो अगर आप NaCl लोगे और NaCl को स्प्रिंकल करोगे, कैल्शियम क्लोराइड लोगे उसको स्प्रिंकल करोगे, कैल्शियम क्लोराइड से रेड कलर आएगा, NaCl से आपका येलो कलर आएगा. और उस एमिटेड लाइट को अगर आप पास कराओगे निकोल प्रिज्म से, तब भी आपको एमिशन स्पेक्ट्रा मिलेगा. अब वहां पे 2 पॉइंट लिखे हुए हैं जो एंड में मैंने आपको लिखवाए हैं, कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस. कॉन्टिन्यूअस का मतलब समझते हैं. रेनबो देखा है आपने कभी? कहने को रेनबो में 7 डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं, बट रियलिटी में वो इतनी दूर से नहीं दिखते हमें. बट अगर आपको 2 भी दिखते हो कलर, मिनिमम 3-4 तो दिख ही जाते हैं. ठीक है, 3 या 4 दिख जाते हैं. तो जब 3 या 4 कलर को आप देखते हो तो कैसे आपको नजर आते हैं वो कलर? एक कलर की एंडिंग कब है हमें नहीं पता लगता, दूसरे कलर की स्टार्टिंग कब है हमें नहीं पता लगता. 2 कलर एक दूसरे के अंदर इस तरीके से मर्ज होते हैं कि कॉन्टिन्यूटी बन जाती है. देखा होगा ना आपने रेनबो को, कॉन्टिन्यूअस होते हैं बड़े पैटर्न. ऐसा तो नहीं है ना अब्रप्टली येलो कलर एंड कर गया, अब्रप्टली येलो कलर स्टार्ट हो गया. मतलब येलो कलर
और रेड कलर के बीच में कोई बाउंड्री नजर आती है आप लोगों को? नहीं, है ना, मर्ज होते हैं ये कलर एक दूसरे के अंदर, ऐसे ही बोलते हैं कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। यानी कि जो 7 डिफरेंट कंपोनेंट्स मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाए हैं यहाँ पे, लिख के दिखाए हैं, अगर इसके अंदर ये पैटर्न्स एक दूसरे के अंदर मर्ज्ड है, मतलब वॉयलेट कब खत्म हो रहा है मुझे नहीं पता लगेगा, इंडिगो कब स्टार्ट हो रहा है मुझे पता नहीं लगेगा, एंड सिमिलरली सभी कलर्स के लिए, ऐसे स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। अब चलते हैं डिसकॉन्टिन्यूस की तरफ एक बारी, इसको भी समझ लेते हैं तो चीजें अच्छे से समझ आ जाएगी। डिसकॉन्टिन्यूस कब प्रोड्यूस होता है? जब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हम पढ़ेंगे। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के अंदर क्या होता है, आपने व्हाइट लाइट ली, बीच के अंदर आपने एक सैंपल रख दिया, ठीक है, सॉल्यूशन रख दिया आपने, कंपाउंड का सॉल्यूशन रख दिया, मान लो क्या होते ही है, विबग्योर, ठीक है, विबग्योर आपने यहां से व्हाइट लाइट आपने इस कंपाउंड के सॉल्यूशन से पास कराई, इस कंपाउंड ने क्या करा, इंडिगो एब्जॉर्ब कर ली, ब्लू एब्जॉर्ब कर ली, बाकी सारी ट्रांसमिट कर दी, ठीक है, तो वॉयलेट भी पास कर गई, ग्रीन भी पास कर गई, येलो, ऑरेंज, रेड। तो जो पैटर्न आपका बनकर आएगा ना, कायदे से यहां पे इंडिगो आना चाहिए था, बट इंडिगो नहीं आएगा। कायदे से आपका यहां ब्लू आना चाहिए था, ब्लू अब नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, ब्लैक कलर, यहां पे ब्लैक हो जाएगा सारा, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस पैटर्न नहीं खराब हो गया आपका, कॉन्टिन्यूटी डिस्टर्ब हो गई, ऐसे पैटर्न को बोलते हैं डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा। और डिसकॉन्टिन्यूस में हमें से पढ़ना लाइन, बैंड भी प्रोड्यूस होते हैं, बैंड नहीं पढ़ना में, बैंड किसके लिए होते हैं, मॉलिक्यूल्स के लिए, लाइन किसके लिए होती है, एटम के लिए। जैसे आप सभी के डिफरेंट फिंगरप्रिंट्स हैं, आपके अलग है फिंगरप्रिंट्स, मेरे अलग है फिंगरप्रिंट्स, इनके फिंगरप्रिंट्स अलग है, मतलब जो फिंगरप्रिंट्स है हमारी कैरेक्टरिस्टिक है, हमारी एक प्रॉपर्टी है। इसी तरीके से जो लाइन स्पेक्ट्रा होता है ना, वो एटम की एक अपनी प्रॉपर्टी होती है, हम लाइन स्पेक्ट्रा की हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, इसलिए लाइन स्पेक्ट्रा को एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी बोला जाता है। आया समझ में कुछ? तो लाइन स्पेक्ट्रा आपका डिसकॉन्टिन्यूस की कैटेगरी में आता है, और लाइन स्पेक्ट्रा में लिटरली लाइन ही आती है, ठीक है ना। जैसे मैं NaCl वाला केस बता रहा था, NaCl लिया आपने, फ्लेम पे डाल दिया उठाकर, कोई भी सॉल्ट लिया आपने, फ्लेम पे उठा के डाल दिया, NaCl से निकला येलो कलर, अब आप इस येलो कलर को पास कराओ निकोल प्रिज्म से, पास कराएंगे, येलो कलर आपका क्या बना के देगा, एक ऐसा पैटर्न देगा, फोटोग्राफ एक पैटर्न बना रहा हूं जिसे हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं, 2 लाइंस बनकर आएगी बस, एक लाइन ये रही, दूसरी लाइन ये रही, बाकी सब जगह ब्लैक होगा। तो ये भी तो डिसकॉन्टिन्यूस में ही आ गया, ठीक है जी, बट इसे लाइन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। डिसकॉन्टिन्यूस भी फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, लाइन स्पेक्ट्रा और बैंड स्पेक्ट्रा। बैंड स्पेक्ट्रा के अंदर लिटरली बैंड ही आते हैं, मोटे मोटे बैंड्स आते हैं, ठीक है ना। हमें तो लाइन स्पेक्ट्रा पढ़ना है, आपको याद रहेगा, बैंड स्पेक्ट्रा होता है मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है, और जो लाइन स्पेक्ट्रा होता है ये एटम्स के लिए होता है, इसलिए लाइन स्पेक्ट्रा को एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी बोलते हैं, ठीक है। तो लाइन स्पेक्ट्रा कैसे जनरेट होगा, आप सॉल्ट ले लो, फ्लेम पे डालो, लाइट प्रोड्यूस हुई, पास करा दो निकोल प्रिज्म से, लाइंस बनकर आ जाएगी, ठीक है ना। तो लाइन स्पेक्ट्रा को मैं एमिशन स्पेक्ट्रा की कैटेगरी में डाल सकता हूं ना, ठीक है जी। एमिशन स्पेक्ट्रा अच्छे से क्लियर हो गया, लाइन स्पेक्ट्रा अच्छे से क्लियर हो गया, बैंड स्पेक्ट्रा पढ़ना ही नहीं है, बट मैं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आपको बता देता हूं, बैंड स्पेक्ट्रा मॉलिक्यूल्स के लिए होता है, ठीक है जी, क्लियर हो गया। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मैंने आपको बता ही दिया, आपने व्हाइट लाइट ली, बीच में आपने और कंपाउंड का सॉल्यूशन रख दिया, बीच में उसके पाथ में, तो ये कंपाउंड क्या करेगा, व्हाइट लाइट में से किसी कंपोनेंट को एब्जॉर्ब कर लेगा। मैंने आपको ऐसी हाइपोथेटिकल केस बता दिया, करने को दो, किसी को अपनी प्रॉपर्टी के हिसाब से एब्जॉर्ब करेगा, जो बची हुई रेडिएशन होगी उसको ट्रांसमिट कर देगा, उस बची हुई रेडिएशन को ट्रांसमिट करवानी है आपने, ट्रांसमिटेड रेडिएशन को आपने पास करानी है निकोल प्रिज्म से, फिर वो अपने कंपोनेंट में सेपरेट हो जाएगी। जो रेडिएशन एब्जॉर्ब हो चुकी होगी वहां पे कुछ नहीं आएगा, पैटर्न के अंदर ब्लैंक आएगा, मतलब ब्लैक आएगा, बाकी सारे कलर आएंगे। तो ये आपका डिसकॉन्टिन्यूस, लाइन स्पेक्ट्रा आपका डिसकॉन्टिन्यूस, और इससे पहले जो ड्रॉ कर रखा था वो कॉन्टिन्यूस। अब बोलो भाई, तभी कहता हूँ शांति रखा करो, ठीक है। चलो लिखो अब इसके अंदर फटाफट से, सारा बता दिया मैंने इकट्ठे ही।
ठीक है जी, तो अब आप लिखो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। When white light from any source, when white light from any source when white light from any source, नहीं सॉरी, चलो लिख लो यार, आप हेडिंग डाली थी तो लिख ही लो। When white light from any source such as bulb or hot glowing body, when white light from any source such as bulb, sun or hot glowing body, sun भी ऐड करा दिया, is analyzed by passing through is analyzed by passing through the prism, is analyzed by passing through the prism, then it is observed that it splits into seven different colors. It splits into seven different colors. Seven different colors from violet to red. When white light from any source such as sun, bulb or hot glowing body is analyzed by passing through the prism, then it is observed that it splits into seven different colors from violet to red, and these colors are so continuous, that each of them merges into the next. And these colors are so continuous that each of them merges into the next. Hence it is known as continuous spectrum. Hence it is known as continuous spectrum. Hence it is known as continuous spectrum. सही, ठीक है जी। अब आप हेडिंग डालो एब्जॉर्प्शन, इसके बाद करा देंगे, वो ना ऑर्डर ही गलती से गलत करवा दिया मैंने। एब्जॉर्प्शन कर लो, फिर लास्ट में ले लेंगे, क्योंकि वो फिर हमें डिटेल में भी पढ़ना है। डिसकॉन्टिन्यूस वाला केस हमें डिटेल में भी पढ़ना है। अब आप डालो हेडिंग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ये आपने ड्रॉ कर लिया था ना, ये वाला सारा ड्रॉ कर लिया था ना, अरे सबसे पहले ड्रॉ कर लिया था ना, ये लिखो आप। When white light from any source is first passed through the solution, or vapors of a chemical substance. When white light from any source is first passed through solution or vapors of a chemical substance and then analyzed by prism, then it is observed that when white light from any source is first passed through the solution or vapors of a chemical substance and then analyzed by prism, then it is observed that some dark spaces are obtained in the continuous spectrum. Some dark spaces
some dark spaces are obtained in the continuous spectrum because radiation of certain wavelength are absorbed because radiation of certain wavelength are absorbed from the white light depending upon nature of the are absorbed from the white light depending upon the nature of the compound. इसे फिर से ड्रॉ कर लो, बस यहाँ पे सेंटर में आप रख देना ऐसे, ठीक है ना, सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड, ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा लिख देना डार्क स्पेसेस, डार्क और नेक्स्ट हेडिंग लाइन स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रा और एटॉमिक स्पेक्ट्रा। डिस्कंटिन्यूअस के अंदर ही पढ़ना है ये। अरे डिस्कंटिन्यूअस समझा तो दिया, उसको लिखवाऊं क्या स्पेशली उसमें? वो लाइन स्पेक्ट्रा एटॉमिक स्पेक्ट्रा में ही कवर हो जाएगा। लिखो उसके अंदर आप, द एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स, the emission spectra of atoms in the gas phase, the emission spectra of atoms in the gas phase do not show a continuous, the emission spectra of atoms in the gas phase do not show a continuous spread of wavelength, gas phase do not show a continuous spread of wavelength from red to violet, do not show a continuous spread of wavelength from red to violet, rather they emit only at specific wavelengths, rather they emit only at specific wavelengths with dark spaces between them. Dark spaces between them. With dark spaces between them. Such spectra are called line spectra or atomic spectra. हाँ ठीक है जी। लाइन स्पेक्ट्रा और एटॉमिक स्पेक्ट्रा के अंदर क्या आती है? पर्टिकुलर वेवलेंथ आती है, पर्टिकुलर लाइंस आती है ऑफ वेवलेंथ। जैसे ये एक लाइन आ गई, 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 इसकी वेवलेंथ λ1 बोल दो, इसकी λ2 बोल दो, इसकी λ3 बोल दो, इसकी λ4 बोल दो, बाकी सब जगह डार्क स्पेसेस होते हैं। तो ये आपका डिस्कंटिन्यूअस में भी आ गया, लाइन स्पेक्ट्रा में भी आ गया, एटॉमिक स्पेक्ट्रा में भी आ गया। एटम के लिए ही लाइन स्पेक्ट्रा होता है, इसलिए लाइन स्पेक्ट्रा को एटॉमिक स्पेक्ट्रा बोलते हैं। ठीक है जी। तो कॉन्टिन्यूस क्लियर हो गया। कॉन्टिन्यूस के अंदर कॉन्टिन्यूस पैटर्न होते हैं, डिस्कॉन्टिन्यूस के अंदर डिस्कॉन्टिन्यूस पैटर्न होते हैं, बीच में ब्लैक कलर आ जाएगा। ठीक है जी। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के अंदर पहले लाइट को आप कंपाउंड में एब्जॉर्ब करवाओगे, फिर जो बचेगी, जो रेडिएशन एब्जॉर्ब करने के बाद बचेगी ट्रांसमिटेड रेडिएशन, उसको पास करा दोगे यहाँ से। सॉरी ड्रॉइंग मिटाई दिया। आप वाइट लाइट लो, कंपाउंड में से पास कराओ, कंपाउंड क्या करेगा, कुछ कंपोनेंट्स को, वाइट लाइट के कंपोनेंट्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, जो बचेगी उसको ट्रांसमिट कर देगा। ट्रांसमिटेड लाइट को आपने पास करा दिया प्रिज्म से, वो अपने डिफरेंट कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो जाएगी।
ठीक है जी। और एमिशन के अंदर क्या होता है, आपने लेना है सोर्स जिसमें से लाइट प्रोड्यूस हो रही है, उस एमिटेड लाइट को आपने पास करवाना है बस। ठीक है जी। अब आप हेडिंग डालो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब सुनते जाना जरा। आपसे पूरा समझाने के बाद आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, तो देखते हैं कर पाएंगे आप नहीं कर पाएंगे। क्या है इस ट्यूब का नाम? ठीक है जी, डिस्चार्ज ट्यूब है। इसके अंदर मत रखो भाई। ठीक है, यहाँ एक तरफ एनोड लगा रखी है, एक तरफ कैथोड लगा रखी है। ये डिस्चार्ज ट्यूब है। जैसे ही आप वोल्टेज सप्लाई करोगे, इसमें से क्या प्रोड्यूस होगी? लाइट। अब आपने इस लाइट को पास करवाना है कहाँ से? निकोल प्रिज्म से। ठीक है जी, इस लाइट को आपने पास कराना है निकोल प्रिज्म से। ठीक है, जैसे ही इस लाइट को आप पास करवाओगे निकोल प्रिज्म से, आपको सीरीज ऑफ लाइंस मिलेंगी। सीरीज ऑफ लाइंस मिलेगी, बहुत सारी लाइंस मिलेगी। वो समझते हैं क्यों मिलेगी, पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन। और इन सीरीज ऑफ लाइंस को बोलते क्या है, दूसरा क्वेश्चन, यही समझना है हमें। ठीक है जी। अब आप मुझे बताएं, क्या ये एमिशन स्पेक्ट्रा है या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है? एमिशन स्पेक्ट्रा है। आपने डिस्चार्ज ट्यूब ली, उसमें हाइड्रोजन गैस भर दी लो प्रेशर पे, वोल्टेज सप्लाई कर दिया, वहां से लाइट प्रोड्यूस हुई। आपने लाइट को पास कराना है निकोल प्रिज्म से। जैसे ही आप लाइट को पास कराओगे निकोल प्रिज्म से, आपको सीरीज ऑफ लाइंस मिल जाएंगी। तो ये एमिशन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ? अरे पहले बताओ, एब्जॉर्प्शन है एमिशन है? किसी सोर्स से लाइट प्रोड्यूस हो रही है तो एमिशन है। अब कॉन्टिन्यूअस है डिसकॉन्टिन्यूअस है? क्लियर हो गया? अब समझते हैं कि ये लाइंस आती क्यों है इतनी सारी। भाई हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम पढ़ रहे हैं, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से तो लाइन ही आनी है। आप किसी एटम के बारे में स्टडी कर रहे हो ना, और एटम का स्पेक्ट्रा इज नोन एज एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ठीक है ना? तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इतनी सारी लाइंस आती क्यों है, और इन सीरीज ऑफ लाइंस को ग्रुप कर रखा है, तो इन ग्रुप के क्या नाम है, किस बेसिस पर रखे जाते हैं, तो समझते हैं। देखो, आपको इतना तो पता है कि जैसे ही आप डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस रखोगे और वोल्टेज सप्लाई करोगे, तो हाइड्रोजन गैस आपका स्प्लिट कर जाता था, याद है ना? और आपको यह भी पता था जैसे ही आप वोल्टेज सप्लाई करते थे तो एक इनविजिबल रेडिएशन एमिट होती थी, जिसको हमने कैथोड रेज नाम दिया था। इधर भी तो प्रोड्यूस होगी, कैथोड रेज भी प्रोड्यूस होगी, एनोड रेज भी प्रोड्यूस हुई थी, होगी सॉरी, है ना? याद है ना? कैथोड रेज, एनोड रेज। और एक बात बताओ, कैथोड रेज के पास इतनी एनर्जी अवेलेबल होती थी कि वो एटम को आयनाइज कर सकता है। एटम को आयनाइज करने का मतलब क्या है? हाइड्रोजन एटम का एक इलेक्ट्रॉन को उठा के इनफाइनाइट शेल पे रख देगा, मतलब बाहर निकाल देगा। तो एक पॉसिबिलिटी ये। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है कि इलेक्ट्रॉन को पहली शेल से उठा के दूसरी में पहुंचा दे। एक पॉसिबिलिटी और हो गई, पहले से उठा के तीसरे में पहुंचा दे। अरे भाई आप ये देखो ना, इस ट्यूब के अंदर सिर्फ एक ही H2 थोड़ी ना होगा, मिनिमम 10⁻23 H2 होंगे, है ना? आप कम से कम हाइड्रोजन गैस भी इसके अंदर इंसर्ट कराओगे तो मिनिमम 10⁻23 H2 के मॉलिक्यूल तो होंगे ही होंगे। और मैंने क्या बोला, जैसे आप वोल्टेज सप्लाई करोगे ये आपका H2 डिसोशिएट करेगा किसके अंदर? 2H के अंदर, तो डबल हो गए। ठीक है, अब यहां पे रेडिएशन कौन सी प्रोड्यूस हो रखी थी? कैथोड रेज प्रोड्यूस हो रखी थी। और कैथोड रेज बेसिकली होती क्या? हाईली एनर्जेटिक रेज। इतनी एनर्जेटिक रेज होती है कि वो हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन को उठा के एटम के कंप्लीटली बाहर भी फेंक सकती है।
मान लो एक हाइड्रोजन एटम आप लो, कई सारे हाइड्रोजन एटम है, ये तो बात क्लियर हो गई ना। पहली पॉसिबिलिटी के अंदर आपने क्या करा, इसका इलेक्ट्रॉन पूरा ही कंप्लीटली बाहर निकाल दिया, तो ये H+ बन गया, पहली पॉसिबिलिटी। भाई दूसरे वाले के अंदर क्या हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन पहले वाले शेल के अंदर था, इलेक्ट्रॉन आपका पहले वाले शेल के अंदर था, जम करके दूसरी वाले में चला गया। तीसरे वाले हाइड्रोजन में क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन पहले वाले से जम करके 8वीं में चले जाए। यानी कि पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है कि डिफरेंट डिफरेंट हाइड्रोजन एटम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो सकती है ना। यानी कि इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट होगा ही होगा। किसी केस में इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली बाहर निकल चुका होगा, किसी केस में इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हाई एक्साइटेड स्टेट के अंदर प्रेजेंट होगा, कोई लो एक्साइटेड स्टेट के अंदर प्रेजेंट होगा। इन सिंपल वर्ड्स, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पहले वाले ऑर्बिट को छोड़ के बाकी किसी भी ऑर्बिट के अंदर हो सकता है। इतना समझ में आया। और आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन एक बारी एक्साइटेड स्टेट में चले जाए तो वो क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। अनस्टेबल हो जाएगा तो क्या चाहेगा, वापस ग्राउंड स्टेट पर आना चाहेगा, या आप ऐसे ही बोल सकते हो वो लो एनर्जी स्टेट पर आना चाहेगा। ठीक है जी। तो देखो आपके सामने ड्रॉ करते हैं, ये है लेट्स से सेवंथ एक्साइटेड स्टेट, सेवंथ एनर्जी लेवल। ये आपका 6th हो गया, ये 5th हो गया, ये 4th हो गया, ये 3 हो गया, 2, 1। ठीक है, क्लियर है। मान लो आपका इलेक्ट्रॉन यहां पे था, अब बहुत सारे हाइड्रोजन एटम कंबाइन करूंगा मैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन 7वीं शेल से जम करके पहले में आ सकता है, 6ठे से भी पहले में आ सकता है, 5वें से भी पहले में आ सकता है। ये अलग अलग हाइड्रोजन के एटम की ट्रांजिशन है, एक हाइड्रोजन एटम में पॉसिबल नहीं है। एक हाइड्रोजन एटम में तो एक ही ट्रांजिशन पॉसिबल है। ठीक है ना, 3 ट्रांजिशन बनाई है, मतलब 3 हाइड्रोजन एटम लिए। तो आप सोचो ना, यहां तो करोड़ों खरबों हाइड्रोजन एटम है, तो करोड़ों खरबों ट्रांजिशन होंगी। ठीक है, 4th से पहली में आ सकता है, 3rd से पहली में आ सकता है, और 2nd से पहली में आ सकता है। और मैंने आपको एक और चीज बताई थी, जब 2 एनर्जी लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन होती है तो बड़े वाले नंबर को N2 बोला गया था, छोटे वाले नंबर को N1 बोला गया था। तो यहां लिखता हूं, N1 N2, यानी कि N1 इधर 1 है, और N2 क्या क्या हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, सो ऑन। उतने बनाना पॉसिबल नहीं ना, 8वां 9वां 10वां 11वां, समझने से मतलब है। ठीक है जी। दूसरी पॉसिबिलिटी देखो, किसी एटम के अंदर, किसी दूसरे हाइड्रोजन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो 7वें में प्रेजेंट है, बट वो आ रहा है दूसरे में। सिमिलरली 6ठे से दूसरे में, सिमिलरली 5वें से दूसरे में, 4थे से दूसरे में, तीसरे से दूसरे में। ठीक है जी। तो यहां पे अब की बार N1 क्या हो गया, 2 हो गया है ना, और 2 को छोड़ के 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। आया समझ में। अब देखो 7वें से वो तीसरे में भी आ सकता है, 6ठे से वो तीसरे में भी आ सकता है, सिमिलरली 5 to 3, 4 to 3। ठीक है जी। तो N1 क्या हो गया, अब 3 हो गया, और क्या क्या हो सकता है, N2 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। आ रहा है समझ में। 7 to 4th, 6 to 4th, 5 to 4th। तो N1 कितना हो गया आपकी बार, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। आ रहा है समझ में। 7 to 5th, 6 to 5th। तो N1 क्या हो गया आपकी बार, 5, और N2 क्या हो सकता है, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। हायर 5 को छोड़ के जितने भी हायर एनर्जी लेवल्स होंगे वो सब पॉसिबल है यहां पर। ठीक है, और एक और ड्रॉ करना है, 7 to 6, 8वां होता तो 8वां से 6ठा, 9वां होता तो 9वें से 6ठा। ठीक है ना। तो N1 कितना हो गया आपका, 6,
और यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9, 10 एंड सो ऑन। ये समझ में आया? तो ये तो मैंने ड्रॉ करी है, तो आप खुद सोचो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ट्रांजिशंस बनाई है मैंने, सिर्फ 21। और 10 और हाइड्रोजन एटम कितने थे, 10 की पावर 23 मिनिमम थे। तो सोचो इतनी ट्रांजिशंस बनेंगी, इतनी ट्रांजिशंस बनेंगी तो बहुत सारी लाइंस तो आनी बनती है। अब आपको समझ में आ गया सीरीज ऑफ लाइंस क्यों आती है, क्योंकि मल्टीपल ट्रांजिशंस हो रही है, मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हो रही है। और जब एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है तो आपका क्या रिलीज होता है, फोटोन रिलीज होता है। और उस फोटोन की कुछ तो वेवलेंथ होगी। आप लोगों ने E इज इक्वल टू एच न्यू पढ़ा था ना, और E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा भी पढ़ा था। तो जब फोटोन रिलीज होगा उसकी कोई अपनी एनर्जी होगी, तो उसकी अपनी वेवलेंथ भी तो होगी, तो वही ये वेवलेंथ है। ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया। अब इनके नाम क्या है, पहली वाली सीरीज को बोलते हैं लाइमन सीरीज, इस वाली सीरीज को बोलते हैं लाइमन सीरीज। लाइमन बामर इस वाली सीरीज को बोलते हैं लाइमन। मतलब सारी ये वाली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, मतलब आपका हाइड्रोजन एटम किसी भी एनर्जी लेवल पर हो, अगर वो 1 पर आएगा तो उसके वजह से जो लाइंस ऑब्टेन्ड होंगी उन सभी लाइंस को लाइमन सीरीज के अंदर डाल दिया जाएगा। इस वाली सीरीज को बामर, इस वाली सीरीज को पैशन, ब्रैकेट, पीफंड, हम्फ्री। ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ये आपको प्रदीप में मिलेगा। बट एक इसमें कुछ डिफिकल्ट तो है नहीं समझने वाला, जिसको ना पढ़ाऊँ मैं। ठीक है, तो इस वाली सीरीज को लाइमन बोला, मतलब इस पॉसिबल ट्रांजिशन की वजह से अगर इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में आ रहा है, 3 से 1 में आ रहा है, 4 से 1 में आ रहा है, तो इसे बोलते हैं लाइमन सीरीज, इसे बोलेंगे बामर एंड सो ऑन। तो अब आपको समझ में आ गया इतनी सारी लाइंस क्यों आती है। 7 से 4 पर आया, 7 से 4 पर आया तो इस कैटेगरी में आ गया, फिर 4 से 1 पर आया, फिर इस कैटेगरी पर आ गया। तो हाँ, अलग अलग मैडम, 2 अलग अलग ट्रांजिशंस हो गई ना, ये तो अलग अलग सीरीज में चले जाएंगी। आप 2 ट्रांजिशन ले रहे हो तो 2 लाइंस भी बननी है। 2 ट्रांजिशन जब होगी तो 2 फोटोन्स भी तो निकलेंगे ना। पहले आपने क्या बोला, 7 से 4 गए तो वहाँ पे एक फोटोन निकलेगा, तो उसकी वेवलेंथ तो इस कैटेगरी में लाई करेगी। फिर आपने बोला 4 से गया इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, पहली पे, तो उसका जो फोटोन रिलीज होगा उसकी वेवलेंथ यहाँ पे लाई करेगी। ठीक है जी, उतार लो। तो अब आपको क्लियर हो चुका है कि इतनी सारी लाइंस क्यों आती है, क्योंकि मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हो रही होती है हाइड्रोजन एटम में, और सभी हाइड्रोजन एटम में सेम ट्रांजिशन नहीं हो रही होती है, अलग अलग हो रही होती है, तो अलग अलग लाइंस आ गई। और बहुत सारी, आप ये सोचो ना, मैंने आपको सिर्फ हम्फ्री तक सिखाया है, इसके आगे भी तो पॉसिबिलिटी है, बट वो अभी तक स्टडी नहीं हो पाई है, की नहीं गई है। हो रही होगी तो हमारी नॉलेज में नहीं है, वो तो गूगल करके देखना पड़ेगा भाई कहाँ रिसर्च चल रही है इसके ऊपर। लिखो, इसमें लिख लो, व्हेन हाइड्रोजन गैस एट लो प्रेशर, 2-4 लाइंस लिख लो। व्हेन हाइड्रोजन गैस एट लो प्रेशर इज टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब, व्हेन हाइड्रोजन गैस एट लो प्रेशर इज टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब and light emitted is taken in discharge tube, and light emitted on passing electric discharge, and light emitted on passing electric discharge, on passing electric discharge को ब्रैकेट में रख लो, and light emitted
in bracket on passing electric discharge is passed through the Nicol prism. दोबारा बोल रहा हूँ, when hydrogen gas at low pressure is taken in discharge tube and light emitted, उसके बाद ब्रैकेट में ये लाइन लिखनी है, on passing electric discharge ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद is passed through Nicol prism, then spectrum obtained is called hydrogen spectrum. ये spectra. Then spectrum obtained is called hydrogen spectrum. Is called hydrogen spectrum. ठीक है जी, कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों से, बताना। ये बात तो क्लियर हो चुकी है, लाइमन सीरीज है। ये सभी पॉसिबल ट्रांजिशंस की वजह से जो भी लाइंस आएंगी उन लाइंस की एक अपनी वेवलेंथ होगी, है ना, बताया था ना, लाइंस की एक अपनी वेवलेंथ होगी। क्वेश्चन आप लोगों से है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज तो किससे बनेगी वो? सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज किस, दोबारा सुनो, सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ये किस ट्रांजिशन से बनेगी? पहले लाइमन सीरीज ढूंढो, ये रही। अब मैंने इसमें पूछा सेकेंड लाइन किससे बनेगी, तो फर्स्ट लाइन किससे बन रही थी? इधर देखो, सॉरी इधर देखो, इधर से देखो, हाँ वहां से गलत हो जाएगा, इधर से। पहली लाइन किससे बनेगी? जब इलेक्ट्रॉन आपका दूसरे से पहले में आएगा, क्योंकि तब तो इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक है जी। मैंने आपसे क्या पूछा है? सेकेंड लाइन किसकी? लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज मतलब यहां से आंसर निकलेगा थर्ड से 1। ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं आप लोगों के लिए, आपको लाइंस बता देगा और बोलेगा वेवलेंथ निकालो, ठीक है ना। अगर मैं आप लोगों से पूछूं बामा सीरीज की थर्ड लाइन, तो बामा सीरीज की थर्ड लाइन कैसे बनेगी? जब इलेक्ट्रॉन 5 से 2 जाएगा, तो n1 क्या होगा 2, n2 क्या होगा 5, आया ना साथ में कुछ, तो 2 लाइंस और लिख लो। थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज लिखो, थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, इनमें n1 और n2 की वैल्यू लिखो। थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, ये आ रहा है। अरे लाइमन सीरीज, बामर, पैशन, ब्रैकेट, पीफन, हम्फ्री, इनके अंदर n1 तो फिक्स्ड ही है, n2 बस आपको आइडेंटिफाई करना है। लाइमन सीरीज दिमाग में आते ही n1 आ जाना चाहिए, ठीक है ना। एक और लिखो, फोर्थ लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, फोर्थ लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, इसके लिए n1 की वैल्यू लिखो और n2 की वैल्यू लिखो। यही होगा n1 1, वो तो 1 ही रहना। लाइमन सीरीज के लिए n1 की वैल्यू तो फिक्स्ड ही है, n2 आपको मैंने लिख के दे दिया 5, ठीक है जी। डेट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही, ठीक है जी। एंड फॉर मोर केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियोस सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।